नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क पे एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब वो हो रहा है, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी सँभालते ही बुलडोज़र के साथ-साथ पोकलेन चला दिया है। सुरंगों की खुदाई शुरू हो रही है, जिसके रास्ते पिछली सरकार के पाले हुए सपोले बांग्लादेश भाग जाते हैं। अब बड़े-बड़े सुरमाओं के पसीने छूट रहे हैं, फैसले नहीं हो रहे हैं, सीधा वार हो रहा है। गिरफ्तारियों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है कि ममता बनर्जी का पूरा खेमा हिल चुका है। और देखिए, खौफ ऐसा है कि काले कारोबारी जो है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, पकड़ से बचने के लिए। एक के बाद एक ममता के करीबी मंत्री गिरफ्तार हो रहे हैं, ईडी का एक्शन चल रहा है और रातों रात ममता का एक और करीबी बांग्ला पाक्खो संगठन का प्रमुख गार्गा चटर्जी, इसको अरेस्ट कर लिया गया है। रियली शुभेंदु के एक्शन की सुनामी देखने को मिल रही है। ये सिर्फ एक ट्रेलर है, यह पूरी फिल्म अभी बाकी है, इसे समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आज मेरे साथ है चर्चा के लिए प्रारब्ध से संदीप आर के सिंह जी। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते मनविंदर जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जी मैम। संदीप जी, सीधे मुद्दे पे आते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने शपथ लेने के साथ ही फाइलों पर पेन नहीं, सीधा हंटर चलाया है। कई बड़े नाम सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं और अगले आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि पहुंचेंगे। तो बंगाल में अब बदला नहीं, सीधा बदलाव का दौर शुरू हो गया है। सीमा पर फेंसिंग, सुरंगों पे पोकलैंड चल रही है। कैसे डिफाइन करते हैं ये सब? मैम, सबसे मेन बात है कि इसी के लिए बंगाल की हिंदू जनता ने वोट दिया था। और वो जैसे हम आपके यहाँ भी बात हुई थी कि जब वो घर से निकली वोट देने, तो उसको एक आग का दरिया पार करना था। बड़ी मुश्किलों से वोट दिया। वो इतना आसान वोटिंग प्रक्रिया नहीं थी उस जनता के लिए, जितनी हमारे आपके लिए या हम किसी और स्टेट के लिए होती। उसके लिए वो बहुत मुश्किल था। और अपने कई सारे विचारों को दबा कर रखना, कहीं कहना नहीं, और समय आने पर चुनावी प्रक्रिया का पूरा सदुपयोग करना, इसी उम्मीद के साथ दिया था। और इसीलिए उन सारे खतरों को उठाया था, जो अब हो रहा है देखने के लिए। ऐसे कई सारे हमारे पास वीडियोस आए, देखे सबने कि ट्रेन पे जो है 210 या पता नहीं कितने वो जेसीबी लदे हुए हैं, बुलडोजर जिसको कहते हैं आजकल, तो वो लदे हुए हैं, वो जा रहे हैं बंगाल की ओर। ऐसा नहीं होता है। वो सब कि चुनाव जीतते ही बुलडोजर मंगा लिए गए, ये सब वीडियोस हैं। ठीक है, नैरेटिव के लेवल पे बात अलग होती है। पर जिस प्रकार से बंगाल के हालात हैं, जो खराब हालात हैं, उसमें सबसे पहले तो देखिए, जो बाकी आप इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम करिए, मार्क करिए किस किस को गिराना है, कौन सा अवैध है, उसमें वो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, फाइल बनेगी, लिस्ट बनेगा। पर ये जो लोग हैं, जिस प्रकार के गर्गा चटर्जी, ये बंगाल में बिहारियों को भी मारता था, गुजरातियों को भी पीटता था, ये मतलब बाहर, मतलब कोई भी हो, भारतीय कोई हो, ये अब गर्गा चटर्जी है हिंदू, लेकिन अपने हिंदुओं पर अत्याचार करना है। और पीछे से इसको उकसाने वाले या इसको पूरा समर्थन देने वाले कौन लोग थे? मुसलमान वोट बैंक थे। तो अब ये गिरफ्तार हो गया है। किसने किया है? उसी कोलकाता पुलिस ने किया है। बहुत सही। और उस पर इनकी सागरिका घोष के बड़े तकलीफ हो रही है कि अरे, बंगाली को क्यों गिरफ्तार कर लिया? अरे भाई, मतलब क्या, बंगाली वो हिंदू नहीं थे जिन पे अत्याचार हो रहा था? सिर्फ यही एक बंगाली पैदा हुआ है, वो गर्गा चटर्जी। भाई तुम ही पैदा, मतलब ये बस कोटरी है टीएमसी वालों की, यही बंगाली है, बाकी दुनिया में कोई बंगाली है नहीं। और ये लोग मिल के बंगालियों पे अत्याचार करें तो कोई तकलीफ नहीं। तो अब गिरफ्तार हो रहे हैं, अब सबके वो आ रहे हैं। अभी ईडी ने बुलाया था एक भाई साहब को, तो वो भी पहुंचे। कोई बोस करके हैं, सुदीप बोस या समथिंग लाइक दैट नाम है उनका। एक तीसरा है मदन मित्र, वो तो अस्पताल जाके एडमिट हो गया, वो धमकी दे रहा था। वो 4 मई से पहले सबके बहुत जबान खुल रही थी, चल रही थी, और सब कोई अस्पताल एडमिट हो। मतलब ये इन लोग की दबंगई का कारण क्या था? ये सिर्फ सत्ता में थे इसीलिए दबंगई थी। भाई अगर तुम वाकई में दबंग हो तो आओ लड़ो, बिना सत्ता के दबंगई दिखाओ ना। जब योगी जी सत्ता में नहीं थे, जब वो मात्र सांसद थे, और सांसद भी इसलिए थे क्योंकि गोरखनाथ पीठ के महंत थे, ठीक है। और गोरखपुर की जनता ने उनको मतलब मंदिर को अपना राजनीतिक नेतृत्व तो सौंप रखा है सांसदी के लेवल पर। तो तब तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब तो मायावती जी की भी सरकार थी।
वो उस समय लोहा लिया करते थे, किसी की औकात नहीं थी। वो मऊ में दंगा करता था या कहीं भी दंगा करता था, ये खुद चले जाया करते थे अकेले। दबंग हो तो वैसे दबंग हो ना, सत्ता के खिलाफ जब दबंग हो तब असली दबंग हो। ये क्या कि सत्ता थी तब तक जो है मार रहे थे, पीट रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, सत्ता जैसे ही गई हाथ से और जाके अस्पताल में लेट गए और तकलीफ होने लगी, दुनिया रोने लगी कि हाय हमें पकड़ लिया। क्यों नहीं पकड़े जाओगे? और शाहजहां शेख और वो क्या नाम था उसका, जहांगीर भागा हुआ है, जहांगीर, गायब है वो। जहांगीर तो हिरासत में है, उसकी तो अच्छे से ठुकाई हो रही है, वो बाहर नहीं निकलेगा। जी। अभी बहुत सारे गायब हो जाएंगे, उनके परिवार वाले भी बिल्कुल। गायब हैं, सब ढूंढे नहीं मिल रहे, बहुत सारे टीएमसी के लोग, पूरा तंत्र गायब हो गया है। तो ये मुसलमान वोट बैंक का के द्वारा समर्थित, मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ ना कि मुसलमान वोट बैंक हमेशा हिंदुओं में से सबसे घटिया, सबसे लीचड़ चरित्र और प्रवृत्ति के केंचुए जैसे लोग उठाकर उनको नेता बना देता है। और वो भी सब दम्भ में चढ़ने लगते हैं, कूदने लगते हैं और सत्ता में होते हैं तो मंत्री बन जाते हैं। और उसके बाद अभिषेक बनर्जी की शक्ल देखिए, चूहे जैसी हो गई है। अभी पता चला अभिषेक बनर्जी की पत्नी जो है उनके दो दो बाप हैं। जी, जी, उनकी पत्नी का इतिहास खंगाला गया है तो पता चला कि दो दो पासपोर्ट है और अलग अलग पासपोर्ट में अलग अलग बाप हैं, जी। और जबकि है थाईलैंड की। कुछ भी हो रहा। और एक बात और बताऊं, इस लेडी का कलकत्ता एयरपोर्ट पे चेकिंग नहीं होता था। ये कितना भी सामान लाती थी, कितना भी ले जाती थी, प्राइवेट जेट से आती थी जाती थी, किसी प्लेन से आती हो जाती, कोई मतलब नहीं था। इसकी चेकिंग नहीं होती थी, इसके नाम से चेकिंग नहीं होती थी। क्या थी ये? अभिषेक बनर्जी की बीवी थी। अभिषेक बनर्जी क्या एक सांसद है बस। ये आप सोचिए कि दो दो बाप है। एक वो फिल्म थी ना गोपी किशन, उसमें बच्चा हाँ, बोलता है मतलब मेरे बड़ी दो दो हैरानगी बाप। की बात है कि हमने तो फ़िल्म में देखा था, ये तो सबके सामने है, देखिए 2-2 बाप हैं इनके। मैम इन लोग का दम भी यही था कि इन लोगों ने ऐसी अंधेर गर्दी मचाई थी कि सिर्फ कि हम कुछ नहीं होगा। होता क्या था कि जैसे यूपी में भी माफिया होता था, तो यूपी में माफिया क्या करता था कि वह जिसकी जमीन होती थी उससे रजिस्ट्री करवा लेता था। भले उसकी जमीन का वो खाली 10% दे, 20% दे या 5% दे, कुछ भी दे, जो मुंह में आया दे दिया, 2 लाख रुपया रखो, 2 करोड़ की जमीन हमारे नाम करो। वो जो भी करता था कागजी तरीके से करता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है विक्रमादित्य मार्ग करके है, लखनऊ का पॉश इलाका है। तो विक्रमादित्य, हाँ शायद वही नाम है उसका। तो वहां पे समाजवादी पार्टी के परिवार के घरों की लाइन लगी हुई है, मतलब सबने रजिस्ट्री करा के रखी है, कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि रजिस्टर्ड है। अब एक ही परिवार के लोगों का सारा वहां पर संपत्ति कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है कि भाई सत्ता के समय में उन्होंने क्या किया होगा, क्या नहीं किया गया होगा, कैसे दबाव बनाया गया होगा। अखिलेश का घर वहीं पर है और सामने समाजवादी पार्टी का कार्यालय है। लेकिन बंगाल में तो वो कागज लिखने की, रजिस्ट्री करने की भी जहमत नहीं उठाते थे। मेरे एक बहुत शानदार लेखक हैं और मतलब मैं उन्हें बहुत पढ़ता हूँ, मानता हूँ, डॉक्टर राजीव मिश्रा है, लंदन में रहते हैं और भारत के भी मतलब जमशेदपुर के रहने वाले हैं, डॉक्टर हैं। तो वो बता रहे थे कि चूंकि झारखंड है, जमशेदपुर है, बंगाल से लगा हुआ है, वहां का कल्चर भी करीब करीब सिमिलर है। तो वो बताते थे कि उनके कोई मित्र थे जिन्होंने हॉस्पिटल खोला था बंगाल में, पूरा पूरा हॉस्पिटल चल रहा था। एक बार उन्होंने देखा कि बाहर भीड़ आ गई है 100-200 लोगों की, तो उन्होंने सोचा कि किसी मरीज के होंगे या कुछ होगा ऐसा। बाहर निकल के देखा तो एक तृणमूल का आदमी था, वो आया और उसने कहा भाई साहब अभी अस्पताल आपका नहीं है। फिर उन्होंने पुलिस से शिकायत की, पुलिस ने कहा जो ये भाई साहब कह रहे हैं भाई मान लो चुपचाप। वो छोड़ के चले आए झारखंड में, फिर अपनी प्रैक्टिस शुरू की। कुछ इस तरीके का चलता हुआ अस्पताल पूरा कब्जा कर लिया था तृणमूल वालों ने, ये हाल था। तो अब इन लोगों, अब उनसे पूछे अब क्या तृणमूल के गाय तस भाई, हर इलाके में सबको पता गुंडा कौन था क्योंकि वो तो चौड़े में घूमता था। अब वो ढूंढ ढूंढ के पीटे जा रहे हैं, आधे गायब हो चुके हैं, उनके बचाने वाला कोई नहीं है भाई। पूरा इकोसिस्टम था तब तो ये घूम रहे थे ना, अब तो बचाने वाला कोई नहीं है। उनकी वो ममता बानो चली गई, गायब है। गायब क्या है, वो भी कहीं बैठी होगी अपने जबरदस्ती का, जो वो एक दिखाने के लिए घर जो है ना, इसका एक दिखाने का घर है, एक असली घर है जहाँ जी, जी। रहती है।
एक महल है और एक ऐसी झोपड़ी कुटिया बना रखी है, और अपने इलाके में डेवलपमेंट भी नहीं होने दिया उस पूरे इलाके में, कि यहाँ बस गरीब टाइप दिखेंगे और फिर बाकी तो बाहर जो करना होगा करेंगे करेंगे। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि ममता बनर्जी बहुत गरीब है और जो भतीजा है वो रईसी में पराकाष्ठा पे जी रहा है, भतीजा और उसकी बीवी। खैर, कमिंग बैक टू दिस कि, और अब देखिए जो लोग कह रहे थे कि बुलडोजर चलना चाहिए, जिस प्रकार से टीएमसी के घरों के बेसमेंट में चीजें मिल रही हैं, कहीं आधार छाप रहे थे, कहीं से टनल निकल रही है, कहीं पूरा एकदम टन, मतलब बेसमेंट में 2-2 फ्लोर में अय्याशी के सुरंगें। सामान रखे हुए हैं, जो हफ्ता भर खड़े होकर पूरा खोद के निकाले। जेसीबी भी लिमिटेड होती है, बुलडोजर भी लिमिटेड होता है, वो तोड़ता है फोड़ता है, घर ऊपर घर दिख रहा है तो तोड़ दिया। अब ये टनल्स का और बेसमेंट्स का कोई क्या करेगा? इसके लिए तो पोकलैंड चाहिए, और पोकलैंड ले जाओ 7 दिन, पूरा पूरा खोदो वो एरिया क्या क्या निकल रहा है। तो बंगाल में जो जो गंध मची हुई है उसके लिए बुलडोजर प्लस पोकलैंड चाहिए, अल्ट्रा वर्जन चाहिए बुलडोजर का, ज्यादा लंबा हाथ होना चाहिए। पोकलैंड का जो है रेंज भी बहुत ज्यादा होता है, दलदल में भी आगे कूद के, रहते हैं ना उसके, तो वो दलदली भूमि खोदने में के सबसे ज्यादा काम आता है। और उसको एक ट्रक से ले जाया जाता है, उसको रख दिया जाता है, फिर वो अपना काम करता है, फिर उसके बाद ट्रक से उठाते हैं, फिर वापस रखते हैं। उसके लाने ले जाने का ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है काफी ज्यादा, लेकिन लंबा काम होता है, बड़ा काम होता है तो पोकलैंड ही करता है। ज्यादा गहरी खुदाई करनी होती है तो पोकलैंड ही करता है, और चारों दिशाओं में घूम के करता है। तो खैर, कमिंग बैक टू कि बंगाल नीड्स मोर, समथिंग मोर। तो ये बड़ी सख्त आवश्यकता है, और इस प्रकार के और मुझे लगता है इनका तंत्र जो है हाउस ऑफ कार्ड्स की तरीके, ताश के पत्तों की तरह भरभरा के ऑलरेडी गिर चुका है। अब देखिए कितना बड़ा झूठ हम लोग को परोस दिया गया। मतलब कलकत्ता पुलिस को या बंगाल पुलिस को शर्म नहीं आती, चंद्रनाथ रथ जी की हत्या होती है। यंग आदमी है, 42-40 साल के, एक छोटा बच्चा है, पत्नी है, घर में माता है, उनकी हत्या में गाड़ी पकड़ी गई, और ये पुलिस जो है 3 दिन में क्रैक कर लिया, और उत्तर प्रदेश से 3 आदमी, हिंदू आदमी उठा के ले गए, पकड़ लिया। हाँ हाँ, हो गया, हमने तो पकड़ लिया। हम बेवकूफ बैठे हैं यहाँ पे। ये सब प्लानिंग पहले से थी इन सब की, कि मारना भी है और मारने के बाद पकड़ना किसको है, किसको दिखा देना है। जहां से मारा गया वहां से 60 किलोमीटर की दूरी पे बांग्लादेश का बॉर्डर है, और वो भी वो वाला बॉर्डर जहां से आवाजाही बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल भाग गए साठ वो तो। किलोमीटर की दूरी पे। तो बांग्लादेश नहीं भागेगा, उत्तर प्रदेश आएगा वो, और वो भी एकदम ट्रेंड हत्यारा। अतीक अहमद के हाल देख रहा होगा, मुख्तार के हाल देख रहा होगा, यूपी की पुलिस के हाल देख रहा है, और उसके बाद वो उत्तर प्रदेश भाग के चला आएगा, बांग्लादेश नहीं भागेगा। और ये ट्रेंड था, ये सब एसेट होते हैं, इनको पकड़वाया नहीं जाता है, इनको बचाया जाता है। जो धुरंधर में कांड किया, जो दिखाया गया था कि जी। मुजाहिदों का बहुत ख्याल रखती है ईसाई, वही सच है। कि जो उनके कहने पे कुछ उनका एक, भाई जिसने मारा है वो ट्रेंड है, उसके पास हथियार था, सारी चीजें थी। ऐसे ओवरनाइट नहीं हो जाता है मुख्तार अंसारी की तरह के किसी दो लड़ने को जो है 2 बियर की बोतल पकड़ाओ, बोलो कि जाके उसको मारा हो, वो गया कट्टा चलाया, मारा मारा, नहीं मारा कोई बात नहीं, दहशत तो हो गई, पकड़ाया तो लड़का पकड़ाया। ये तो पूरी तरीके से ट्रेंड थे, जिस तरीके से उन्होंने मतलब देवर नो लेस देन टेररिस्ट। बस AK-47 की जगह पे चंद्रनाथ रथ जी की हत्या के बाद टेरर तो फैला ना, एक पर्पस गया, एक मैसेजिंग गई। तो टेररिज्म क्या करता है? टेररिज्म हत्या कम करता है, मैसेज ज्यादा फैलाता है। इन्होंने भी वही किया। अभी तो ये जिस तरीके से बंगाल में चल रहा है, मतलब अभी तो हमें और कुछ बहुत कुछ देखना, अभी तो गंदगी बाहर आनी शुरू हुई है। अभी तो ये थोड़ा फूटा है, अभी इसमें से क्या क्या निकलेगा, मवाद निकलेगा, गंदा खून निकलेगा क्या, फिर उसके बाद पट्टी बांधी जाएगी। अभी बहुत गंदगी निकलनी बाकी है। जी मनिंदर जी। संदीप जी, देखिए जैसा आप कह रहे हैं, चर्चा तो ये भी है कि ये गिरफ्तारियां तो सिर्फ एक शुरुआत है, और ये भी समझ में आ रहा है कि एक पूरी लिस्ट जो है तैयार है, जिसमें कई मछलियां नहीं बल्कि मगरमच्छ शामिल है। शुभेंदु अधिकारी का ये रवैया क्या बंगाल की ब्यूरोक्रेसी को पूरी तरह से बदल देगा? क्योंकि अधिकारी तो बड़े डरे हुए हैं। मैम, अधिकारियों से तो मैं क्या ही कहूँ, वो 50 साल की मानसिकता में, वो कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने
उसी सिस्टम में रहे, उसी में पले बड़े, उसी में रिटायर हो गए, उनके बच्चे फिर उसी सिस्टम में नौकरी कर रहे होंगे। मतलब उन्होंने 50 साल तक ये सिस्टम देखा है। मानसिकता बदल जाना बहुत मुश्किल काम, वो अचानक से ओवरनाइट चेंजेस नहीं होंगे। और खासकर ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी बेनिफिशियरी, भाई क्या बताइए, ब्यूरोक्रेसी नहीं बेनिफिशियरी रही होगी टीएमसी के इसको कृत्य की, तो जब जांच होगी तो वो ब्यूरोक्रेट भी तो फंसेंगे जो बंगाल को लूट के अपना बना रहे थे। उन पर भी आंच आएगी। वो क्यों चाहेंगे कि ऐसा अधिकारी आ जाए जिसने कुकृत्य कर रखे होंगे, मतलब कुकर्म कर रखे होंगे, पैसा बना रखा होगा, कुछ भी कर रखा होगा, तो या तो वो गवाही दे कि हाँ हाँ मेरे मतलब हमको छोड़ दो, उसको पकड़ लो, दो चार नेता को, टीएमसी के 4 5 10 लोगों का नाम बता दे कि उसकी वहां संपत्ति, उसकी वहां संपत्ति। अभी तो ये लिस्टिंग होगी एंड ये क्रैकडाउन तो क्या होगा, ये सब खुद टूटे हुए हैं, ये सब खुद जाके खबर देंगे। जैसे योगी जी के राज में उत्तर प्रदेश में ब्लैक कार्ड लेके खड़े हो जाते थे कि हमें जेल में अंदर डालो, यहाँ पर भी अंदरूनी चल रहा होगा। अभी तो कहानियां बहुत बाहर आनी। अभी तो मेरे लिए सबसे जरूरी है कि महिलाओं की लिस्ट बने जिनके साथ अत्याचार हुआ है। संदीप जी, ये जो मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, इसमें क्या है, एक तो मनरेगा के फर्जी कार्ड है, दूसरा सफेद साड़ियां हैं जो ये डराते थे इमोशनली कि अगर किसी ने मुंह खोला। मुझे इसलिए याद आया क्योंकि आपने बोला कि एक लिस्ट बननी चाहिए, संदेश खलियन और जो महिलाओं के साथ वहाँ जो भी दुराचार हुआ उसको लेकर के, तो उनको साड़ियां दिखा के डराते थे कि ये सफेद साड़ी आप पहनिएगा। ये सब साड़ियां बरामद की गई है, तो बताइए इनकी ये कितनी गंदी प्लानिंग होगी ना। इनकी प्लानिंग थी हजारों हिंदू फिर से मारने की, जी क्योंकि बीजेपी ने माहौल तो बना दिया था इस बार वापस से। पिछले 3 4 महीने से हिंदू जाग रहा था, दिख रहा था, बीजेपी के भीड़ दिख रही थी, सब कुछ दिख रहा था। तो इनको ये था कि बस 4 महीने बीतने, तो फिर इस बार तो अभिषेक बनर्जी ने बोला, सबने बोला, खुलेआम धमकियां दी, इस बार तो वो होगा जो तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, या इस बार हो जाएगा तो पिछली बार छोड़ दिया था इस बार कर दूंगा, ये सब चल रहा था। और पूरी पूरी लिस्ट बनी हुई थी। ये सफेद साड़ियां क्या थी, निशाना था कि घर की महिलाओं को भेजने के लिए कि अब तुम्हारा पति गया या तुम्हारे घर का जो कमाने वाला है वो गया। और इन लोगों ने ये सब कार्य कर रखे हैं। इस बार बस ये था कि नंबर ज्यादा थे, लिस्टिंग ज्यादा थी। अब बांग्लादेश वाले क्यों बेचैन है इतने? बांग्लादेश में धरना प्रदर्शन चल रहा है, ममता बनर्जी को वापस लाओ नहीं तो हम कुछ कर देंगे। तुम क्या कर लोगे? और तुमसे क्या मतलब है पश्चिम बंगाल से? ये हम लोग कह सकते हैं कि भाई बांग्लादेश को पश्चिम बंगाल से क्या मतलब। अभी भारत किसी नेपाल के बारे में, बांग्लादेश के बारे में कुछ कह दे तो अरे आप इंटरफियर कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है मेरे देश के बारे में, मेरे प्रदेश के बारे में बोल के? ये बांग्लादेशियों ने भी ना, अपना इनका साइड ठीक नहीं है, लोगों के भी विनाशकाली विपरीत बुद्धि चल रहा है। ये अब एक पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को आपने बचा लिया है। अब मैं जब पिछले साल जब हत्याएं हो रही थी बांग्लादेश में, पहले भी हो रही थी, बार बार हमें लगता था कि बांग्लादेश में यदि आप कुछ करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो आप, तो वो लोग प्रचारित भी यही करते थे कि आप बांग्लादेश में घुस जाएं और क्या बोलते हैं, भारत वहां पर युद्ध करने, कुछ भी कर ले। अब समय आ गया है। अब भाई अगर कोई हमारे देश में हमारे लोगों को पैसा देकर भारत देश के खिलाफ खड़ा कर देता है, अभी रिसेंटली खालिस्तानी आंदोलन खड़ा कर दिया, बाकी ये तो मुसलमान तंत्र पूरा तैयार है किसी भी समय सड़क पे आने के लिए, इनके से क्या क्या हथियार पकड़े जाते हैं, क्या होता है, दिल्ली घेरवादी। तो भाई हमारे यहाँ भी हिंदू है, हम भी पैसा दे के काम कर सकते हैं कि बांग्लादेश का हिंदू अपने लिए देश मांग ले। अगर मुसलमान 47 में देश ले सकता है तो हिंदू भी देश ले सकता है कि भाई हो गया, हम क्यों नहीं इस मुसलमानी के, हम मरे ही हैं, हमको मिला क्या। और धीरे धीरे कटते जा रहे, छटते जा रहे। 1 करोड़ हिंदू भारत ले तो नहीं पाएगा। हाँ, 1 करोड़ बांग्लादेश में एक जगह मिल जाए उनको, उतनी जगह भारत अरेंज कर ले। और रही बात कि भाई अगर हिंदुओं के लिए बांग्लादेश भूमि दे और मुसलमानों के लिए भारत भूमि दे, तो भाई दे तो चुके हैं, कितनी बार देंगे, दो दो तो दे रखा है। तुमसे तुम्हारे मुसलमान नहीं समझते तो हम क्या करें, हम क्यों रखें? तुम अपने वाले रख लो, ले जाओ यहाँ से भी 1 करोड़ 1.5 करोड़ 3 करोड़ जो भी है तुम रखो अपने पास, हिंदू हमें दो और अपनी जमीन दो, खत्म कहानी। 47 कितने साल पहले बंटवारा हुआ था, 80 साल पहले, फिर हो जाए, फिर बांग्लादेश का बंटवारा हो जाए, कितनी बड़ी बात है। क्या दुनिया के नक्शे नहीं बदलते?
सबको हमारा भारत में से हिस्सा नक्शा चेंज करना है, किसी को अरुणाचल चाहिए, किसी को नेपाल, जैसे कि मतलब क्या बोले, वो भी नक्शा बदलता रहता है भारत का, हम भी बदल देंगे किसी का, क्या तकलीफ है। 1 करोड़ हिंदू तो बचेगा, सभ्यता तो बचेगी, आपके पास मजबूती तो आएगी। आसाम में या बंगाल में कहीं भी वो प्लेस तो हो जाएगा, आधा आसाम में आधा बंगाल में। हमको भी तो डेमोग्राफी शिफ्ट करनी है, प्रो हिंदू करनी है, हिंदू के फेवर में करनी है, हिंदू के नंबर बढ़ाने। तो यहाँ के मुसलमान को तो कब बाद में हिंदू बनाएगा, एक अलग कहानी है। बांग्लादेश में तो बैठा बैठा आया है, वो जहां है वहां पे उसको देश को काट लो, खत्म कहानी। ये आसान है चाहे नहीं है, पर ये नैरेटिव शुरू हो जाना चाहिए, बातचीत, ये चर्चा शुरू हो जानी चाहिए। कितना समय लगेगा कोई बात नहीं, लगेगा समय, फाइन। भाई राम मंदिर की भी बात हो रही थी, सन 90 से चल रही थी, बनवा लिया। 370 हटाने की बात चल रही थी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के समय से चल रही थी, बन गया। बंगाल जीतने की बात भी अमित शाह जी 2014 से ही कर रहे थे, उनका एक वीडियो क्लिप घूम रहा है, 12 साल बाद बना लिया। तो बांग्लादेश को में हिंदुओं की जमीन लेने की बात अभी से शुरू करिए, देखिए 5 साल लगे, 10 साल लगे, जो भी लगे, खुद सौंपे वो। औकात है बांग्लादेश की, 4 तरफ से तो भाजपा सरकारों से घिरा हुआ है, और आपका नीचे से ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट है हमारा, अंडमान। दिक्कत क्या है? आप हम क्यों परेशान रहे? ये हमसे परेशान होगा कि हम इससे परेशान होंगे? पतले पतले दुबले पतले सिक्कड़ जैसे, मतलब जैसे लगता है कि जिस डंडी पे मछली को रख के भुना जाता है ना, वो डंडी जैसे बांग्लादेशी बोल रहे हैं कि भारत के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपकी जी। बात में संदीप जी दम है, क्योंकि बीएसएफ अब बिल्कुल अलर्ट मोड में है। अभी कुछ समय पहले ही खबर आ रही थी कि 7 बांग्लादेशी घुसपैठियों को, उनके जो मददगार लोग हैं, उनको हिरासत में लिया गया है। कुछ नाम भी उनके जारी किए गए हैं। तो ये जो पिक्चर बन रही है संदीप जी, जी मैम। आई मीन ये बंगाल की हवा बदल चुकी है। यानी कि शुभेंदु अधिकारी ने बिल्कुल साफ संकेत दे दिया है कि खेल अब खत्म हो चुका है, कानून जी शुरू हो चुका है, isn't it? बिल्कुल मैम। अब देखिए, ये तो हर पल नजर है शुभेंदु जी पर, हमारी तो हर पल नजर है कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ठीक है, अब एक और बड़ी समस्या से हम जूझ रहे हैं, हमारे एनर्जी की सिक्योरिटी का इशू आ रहा है, या जो भी आ रहा है। पर हाँ, बंगाल पर तो नजर रहेगी। आज हिमंता विश्व शर्मा जी ने भी सीएम का दोबारा शपथ ले ली है। उनका एक बढ़िया ट्वीट आया है शुभेंदु जी के जी। साथ कि किसको डर लग रहा होगा, यू नो हु। तो वो यू भी नो, मजे ले रहे, यू बिल्कुल। नो हु। तो सही है, और क्या चाहिए। देखिए, हमारे योगी जी, उधर हेमंता जी, और इधर शुभेंदु अधिकारी जी, ये 3 जी, लोग ऐसे हैं जिनसे लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। और ये देखिए, जिस जी, बैड जी। डेज फॉर यू नो हु। हुँ। ये हेमंता जी भी मजे ले रहे हैं ट्वीट कर करके। सही है, और अच्छा है। आप सोचिए कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की क्या हालत हो रही होगी, ये सब चीज़ें देख-देख करके। जैसे दीवारों से देखिए, सिर मार-मार के रो रहे इसी होंगे को दोनों बोलते लोग। हैं कर्म फल। होता क्या है ना, अमेरिका में एक टर्म चलता है जो कि बड़ा डिमीनिंग है कि कर्मा इज अ बिच। उनको ये कर्म फल क्यों, हम अपने यहाँ कर्म फल को बहुत मानते हैं, इस कंसेप्ट को, उसको जीवन का आधार बनाते हैं। वो हमारे महाभारत से निकला है, श्री कृष्ण बोल कर गए बहुत चीजें। अमेरिकन ने उसको जो है इतने गलत टोन क्यों दिया है? क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे, वो चाहते हैं कि हम कुछ भी कुकर्म करें, लेकिन उसका कुछ भी पलट के हमारे पास ना आए, हमारे ऊपर ना आए। क्यों नहीं आएगा? प्राकृतिक है वो प्रकृति है। तुम प्रकृति से ऊपर समझोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्रकृति से ऊपर हो। ये ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, इनके कर्म फल आ गए सामने। जब तक ये सत्ता में थे तब तक लगता था कि दुनिया जीते हुए हैं, बजे हुए थे, बिजी थे, भविष्य नहीं देख पा रहे थे। छोटी बुद्धि के तुम्हारा 15 साल का ही तो मान कर, बहुत तुमने जीवन भर मेहनत की, बहुत पता नहीं क्या क्या किया, संघर्ष किया, ये किया वो किया, 15 साल ही सत्ता में रहे, जीवन के 15 साल, और उसके बाद वो दुर्गति हो रही है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। तुम चरम पर गए, पीक पर गए, फिर वहां से तुम्हारी ढलानी, ये कौन सा जीवन जीने का तरीका है? संदीप जी, देखिए, मॉडल की बात की तो वो जो मॉडल वाले थे,
उनका तो कुछ पता नहीं, वो पुलिस हिरासत में काफी चीजें खोल रहे हैं, इसीलिए ये सारी चीजें सामने आ रही है, क्योंकि अब खेला खत्म हो गया है और शुभेंदु का हंटर जो है शुरू हो चुका है। संदीप जी, आपने जी मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने कई महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी दी। एंड दर्शकों से भी मैं कहना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, क्या शुभेंदु अधिकारी का ये सख्त कदम, सख्त अंदाज उनका बंगाल के भविष्य के लिए सही है? कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। और संदीप जी का भी चैनल है प्रारब्ध, उस पर जरूर जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद जय भारत।